Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? Fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Today, beta, which topic we will discuss about in this class? कोई बताएगा आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज की क्लास में? यश अभिषेक? Yes, ma'am. बेटा आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है हमें? Ma'am, about the constitutions. अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ना है. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल हमारा जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक सारे में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. और Yes, इसमें ma'am. आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है, ये हमें आज डिस्कस करना है. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. चलिए तो हम आज का स्टार्ट करते हैं फिर. इससे पहले बेटा देखिए ये इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज पढ़ा था. बेटा ये सामने कौन है, इनको आप पहचानते हैं? आप कौन है ये Yes, ma'am. किसके पिक्चर है? Yes, ma'am. यस कौन कौन पहचानता है? शो मी योर हैंड. यस अलका कौन है ये? I'm Dr. Bhimrao Ambedkar. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब आप इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के लिए, ये पता है किसी को? Yes, ma'am. यस अभिषेक बताइए. Ma'am, he was a member of the committee which was held to create the Constitution of India, and he is also known as Father of Constitution. यस वेरी गुड. इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है. तो बेटा यहाँ पर हमें इनके थॉट्स दिए गए हैं, इनके बारे में कुछ बताया है. और अगर हम इनके थॉट्स पढ़ेंगे ना तो हमें इनके बारे में क्लियर हो जाएगा ये किस टाइप के थे, किस कास्ट से बिलोंग करते थे, इनकी मेंटालिटी कैसी थी, ये किन चीजों में बिलोंग करते थे. ओके तो हम एक बार इनके Yes, ma'am. बारे में रीड करते हैं, बी आर अम्बेडकर के बारे में. Yes, ma'am. बेटा सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये एक छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे. हमने अपने लास्ट क्लास में दलित शब्द पढ़ा था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये Yes, भी ma'am. दलित कास्ट से ही ma'am. बिलोंग करते थे. लेकिन ये इतने फेमस हो गए कि आज के टाइम पे हम इन्हें इतने अच्छे रूप में जानते हैं, एक फेमस अट्रैक्टिव एक पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं. तो इन्होंने ऐसा क्या किया था, अभी हम जैसा कि अभिषेक ने बताया कि इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. लगभग इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा करने में, हमारे देश के नियम को बनाने में अपना योगदान दिया है. चलिए बेटा तो ये क्या Yes, ma'am. कहते हैं एक बार पढ़ते हैं इनके बारे में. इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट. अब ये क्या बोलते हैं बेटा, सबसे डिसग्रेसफुल क्या है, सबसे अपमानजनक बात ये है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर जिए, हम अपने आत्मसम्मान को भुलाकर जिए. जैसे बेटा हमने स्टोरीज पढ़ी थी अंसारी की एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि की. तो बेटा जो हमने Yes, अंसारी जो कपल थे उनकी स्टोरी पढ़ी थी तो उनको एक सजेशन दिया गया था. उनको एक सजेशन दिया था. Yes, ma'am. क्या सजेशन दिया था उसे? Ma'am, to change their name चेंज देयर नेम, from Ansari to बदल लीजिए. Mr. and Mrs. लेकिन Kumar. उन्होंने अपना नाम नहीं बदला क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर हम अपना नाम बदल देंगे तो इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी. तो सेम यही बात ये भी कहते हैं कि इट इज डिसग्रेसफुल, ये बहुत बड़े अपमान की बात है कि अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर जिए. सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट बेटर फैक्टर इन अवर लाइफ. अभी आगे क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी जो आत्मसम्मान है, हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, वो हमारे लिए मोस्ट बेटर फैक्टर है. सबसे अनोखी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन का. अगर हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तो इन्होंने क्या बताया है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इट इज मोस्ट बेटर फैक्टर इन अवर लाइफ. अगर हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट. अब आगे क्या बोलते हैं ये, विदाउट इट यानी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना
मैन इज अ सीफर। ये क्या बताते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जो मैन है सीफर होता है। बेटा इसकी मीनिंग पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीफर? No, ma'am. यस गौरव, आपको पता है बेटा? No, ma'am. अभिषेक, आपको पता है? No, ma'am. तो बेटा सीफर का मीनिंग होता है एक जानवर की तरह, जिसकी कोई भी रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है समाज में। तो ये क्या बताते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना आदमी क्या है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसे कोई, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है, और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो इंसान की कोई भी मौजूदगी, कोई उसका वजूद नहीं है। ओके? Yes, ma'am. यहाँ पर शीफर की मीनिंग होगी नगण्य, जिसे ना जाना जाए, Yes. तो पहचाना ना जाए बिल्कुल भी। To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of heart and tedious struggle. Along that, one derives strength, confidence and recognition. अब आगे क्या बोलते हैं बेटा ये? To live worthily with self-respect. अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्या करना पड़ता है? इन्होंने बताया है कि मैंने जितने भी व्यक्तियों को समाज में देखा जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं, वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। उन्हें अपने कठिनाइयों से बाहर आना पड़ता है, उनके पास कठिनाइयां बहुत ज्यादा आती हैं। जो भी लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। एंड इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड कीजलेस स्ट्रगल, और ये बहुत ही हार्ड होता है। लगातार उन्हें कोई ना कोई संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, उन स्ट्रगल को क्रॉस करके बाहर निकलना पड़ता है। और जब वो सारे स्ट्रगल को पार कर चुके होते हैं, जब वो सारे स्ट्रगल झेल चुके होते हैं, तब एंड में क्या मिलता है उन्हें? एंड में कहाँ तक पहुंचते हैं? उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। अब आपने देखा होगा बेटा कि जैसे अगर अभी हम अंसारी फैमिली की बात करें, अगर वो नाम चेंज कर लेते तो उनके सामने कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं आती, लेकिन वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते। लेकिन उन्होंने नाम चेंज करने से मना कर दिया और उन्हें एक कमरा ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, और फाइनली लगभग 1 महीने का टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें घर मिला था। पता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. तो बेटा जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं उन्हें बहुत ही सारे स्ट्रगल पार करने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ता है, और फाइनली फिर एंड में जाके उन्हें सफलता जरूर मिलती है। जैसा कि देखिए इन्होंने बताया है कि जब हम लगातार संघर्षों को झेल चुके होते हैं तब हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, हमारे अंदर विश्वास आता है, और हमें एक पहचान मिलती है सब लोगों के बीच में, जैसे कि इन्हें मिली है। इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया था, और आज के टाइम पे ये इतने फेमस हो गए, इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा मानी जानी हो गई कि हम लोग इनके बारे में जानते हैं, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाने लगा। ओके बेटा, समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है? मैन इज मॉर्टल। अब आपको पता है बेटा जितनी भी चीजें इस दुनिया में है सारी ही मॉर्टल हैं, सारी ही एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा बनी रहे। तो इन्होंने क्या बताया है? मैन इज मॉर्टल। जो आदमी है वो भी नाशवान है, किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगा। एवरीवन हैज टू डाई सम डे और द अदर। हर किसी को किसी ना किसी दिन मरना है, कोई आज कोई कल। बट वन मोस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life। तो ये क्या बोलते हैं बेटा कि जो मानव का जीवन है वो खत्म तो होना ही है, हमें किसी ना किसी दिन मरना है। तो हम अपनी लाइफ को कहाँ यूटिलाइज करें? हम अपनी लाइफ को कहाँ यूटिलाइज करेंगे? एनरिचिंग द नोबल आइडियाज, अच्छे अच्छे विचारों को ढूंढने में। एंड दूसरा कहाँ यूज करेंगे? बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ, अपने जीवन को बेहतर बनाने में। हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि लोगों के बीच में हमारी पहचान हो। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. More disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect। अब इन्होंने आगे क्या बताया है? इससे बड़े अपमान की बात और कुछ भी नहीं होगी कि अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दें। एक जो बहादुर आदमी होता है, एक अच्छा व्यक्ति, जो एक ईमानदार व्यक्ति है, उसके लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देने से ज्यादा अपमान वाली बात और कोई भी नहीं है।
तो बेटा हमने B.R. अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, इनके थॉट को सुना आप लोगों ने, क्या पता लगता है Yes, ma'am. पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे? यस बेटा, कोई Ma'am, he बताएगा was a क्या noble पता person. लगता है हमें? यस गौरव, बेटा आप क्या आइडिया लगाते हो, ये किस टाइप के होंगे? मैम ये बहुत ही नेक दिल इंसान थे। ये बहुत नेक इंसान थे। दूसरा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे बड़ी चीज मानते थे। और यही कारण है कि आज के टाइम पे हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि इन्हें भी उस समय में बहुत दबाया गया होगा। ये नीची कास्ट से बिलोंग करते थे, बहुत सारी परेशानियां झेली होंगी इन्होंने, और बहुत स्ट्रगल के बाद ये इस मुकाम तक पहुंचे, इस पोस्ट तक पहुंचे। तो हमें क्या पता लगता है कि ये काफी हार्ड वर्किंग पर्सन थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे, और ये इनकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उनसे डरे नहीं, उनको फेस किया, और एंड में इन्हें एक नई पहचान मिली। ओके बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो बेटा आज अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 के बारे 15 में। क्या कहता है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 की कुछ बातें दी गई है हमें। चलिए तो बेटा, इससे पहले आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी लास्ट ईयर, किसी ने देखी है आप में से? No, ma'am. No. यस बेटा, किसी ने देखी है आर्टिकल 15 मूवी? No, ma'am. नहीं देखी? ये बेटा जो आर्टिकल 15 मूवी है, इसका टाइटल भी यही रखा गया है, और दूसरा जो ये मूवी है ना, इसमें सारी आर्टिकल 15 से रिलेटेड चीजें ही बताई गई हैं। अब ये मूवी फिलहाल मैंने भी पूरी नहीं देखी है, तो पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, और अगर आपको बेटा टाइम मिले ना, तो आपको ये मूवी देखनी है, ताकि आपको आर्टिकल 15 के बारे में डिटेल में पता लग जाए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो बेटा यहाँ पर क्या दिया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने पर प्रोहिबिशन है, निषेध है, मना किया गया है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है सख्त मनाही, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको पनिश किया जाएगा। तो किस किस चीजों पे हमें भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, चाहे रेस को लेके हो, चाहे कास्ट को लेके हो, या सेक्स को, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे कोई कहीं भी जन्मा हो, हमें किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना है। अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो उसे सारे अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा बेटा, आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है? The state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। तो बेटा यहाँ दिया है कि जो हमारा राज्य है, हम जिस राज्य में रहते हैं, तो वो राज्य हमारे साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेटा स्टेट रिफर करता है यहाँ के मंत्री और यहाँ की जो संस्था है उसके बारे में। यहाँ की कोई भी संस्था हमारे साथ या यहाँ पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, रेस को लेके हो, कास्ट को लेके हो, सेक्स को लेके हो, या बर्थ प्लेस को लेके हो। ओके बेटा, समझ आ गया? Yes, ma'am. तो आर्टिकल Yes, ma'am. 15 में मेनली यही बताया है बेटा कि जो राज्य है वो अब यहाँ के किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी चीज को आधार मानकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आगे इसमें क्या बताया गया है? नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainment। अब बेटा जो राज्य के द्वारा चलाई गई हो संस्थाएं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ की सरकार की, अगर उस सरकार के द्वारा कोई भी चीजें चलाई गई हैं, चाहे कोई वो दुकान हो, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट का कोई जगह हो, जैसे कि हॉल वगैरह होता है, सिनेमा हॉल,
अगर वो राज्य के द्वारा बनाई गई है, राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है, तो वहां पर सभी व्यक्तियों को आने के लिए, सभी पर्सन को आने के लिए अलाउ किया जाएगा और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसमें कोई डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई लायबिलिटी हो। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर सिचुएशन में उसे शॉप में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में और एंटरटेनमेंट प्लेस में जाने के लिए उसको हमेशा ही मंजूरी मिली हुई है, कभी भी उसे मना नहीं किया जाएगा। और कहीं अगर उसे मना किया जाता है तो क्या होगा फिर, उस संस्था को, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो पब्लिक रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, वहां का जो हेड होगा उसे पनिश किया जाएगा। ओके बेटा, लेकिन ये केवल यस मैम। सरकारी संस्थाओं के लिए है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट होटल में, किसी प्राइवेट शॉप में हम लोग जाके बोले कि हम तो इंडिया के सिटीजन हैं, हम लोग यहाँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। केवल उन्हीं प्लेसेस, उन्हीं होटल में, उन्हीं रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार ने चलाया है। ओके, समझ आ गया? यस मैम। इसके बाद हमें आगे क्या दिया है? द यूजेस ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग हट, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। अब जितनी भी ये चीजें स्टेट फंड, राज्य सरकार के द्वारा, या फिर राज्य सरकार जिनको फंड देती है, जिन संस्थाओं को जो राज्य सरकार से फंड के रूप में राशि लेते हैं, पैसे लेते हैं, और उन्होंने जितने भी कुएं बनवाए हैं, टैंक बनवाए हैं, बाथिंग घाट बनवाया है, रोड बनवाए हैं, या पब्लिक रिजॉर्ट है कोई भी, वहां पर सभी जनरल पब्लिक, आम जनता जा सकती है। ओके बेटा, समझ आ गया आप सभी को? यस मैम। आर्टिकल 15 क्या कहता है, कौन बताएगा? आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? यस गौरव। मैम इस आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी अगर सरकारी जगह है तो वहाँ पे कोई भी, सभी लोगों को जाने की मंजूरी है। यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वेरी गुड बेटा। नाउ अनुभव, आप बताइए। मैम आर्टिकल 15 कहता है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके धर्म और कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। तो ये बेटा आर्टिकल 15 हमें राज्य को ये पावर देता है, राज्य को ये स्ट्रिक्टली बनाया गया है कि किसी के भी साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यस मैम। बेटा आप लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हम लोगों को? एक तो हमने पढ़ लिया इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इसके अलावा और आपको पता है कौन कौन से राइट हैं हमारे पास? यस मुस्कान, आपको पता है बेटा? नो मैम। तो बेटा ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी फंडामेंटल राइट्स के लिए। आपको सारे राइट्स याद करने हैं और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों का इसी का टेस्ट होगा। ओके बेटा? यस मैम। ये आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आता है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। आप सभी को पता है बेटा, हमने इंडिया के बारे में पढ़ा एंड अदर कंट्रीज के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक सरकार है, सारी पार्टी जनता चुनती है। लेकिन बेटा आप में से किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? आकृति बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक बंद करिए आप अपना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा जो हमने नेक्स्ट टॉपिक दिया है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि
स्टार्टिंग जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने क्या पढ़ा था कि वोटिंग के लिए सभी को बराबर के राइट्स मिले हुए हैं, बराबर का अधिकार है, सब लोग वोट देने जाते हैं और सभी लोग वोटिंग के लिए लाइन लगाते हैं। यानी जो सरकार Yes, चुनती ma'am. आती है वो सब लोग चुनते हैं, सबकी हेल्प से, सबकी मंजूरी से चुनी जाती है। लेकिन क्या जो सरकार जो काम करती है उसका फायदा सब लोग उठा पाते हैं? No, ma'am. यस अभिषेक? Yes, ma'am. बेटा सरकार जब हम चुनते हैं तो वोट डालते हैं, एक होप के साथ, एक आशा होती है हमें कि आने वाली सरकार हमारे हेल्प के लिए, हमारे फायदे के लिए कुछ करेगी। लेकिन अभी हम जो चैप्टर में जितना पढ़ते जा रहे हैं तो हमने ये पढ़ा कि सभी लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। भले ही उन्होंने वोटिंग की हो, वोट डाला हो लंबी लंबी लाइन लगा के, लेकिन फाइनली उन्हें उसका फायदा नहीं मिलता। पढ़ा है ना बेटा हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जितने भी लोग हैं यहाँ के, उन सबका पार्टिसिपेशन केवल सिलेक्शन में तो होता है, बट बाकी चीजों में उनका पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता। अब एक बार हम रीड करते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। हम किसी भी देश को पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो जहाँ पर लोगों की सरकार हो। अब क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि सरकार लोग चुन तो लेते हैं लेकिन सरकार उनके फायदे के लिए काम करती है, ऐसा 100% नहीं होता। केवल कुछ लोग ही फायदा उठा पाते हैं। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as a new issue। तो बेटा आज के समय पे अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, यहाँ पर डेमोक्रेसी का आइडिया तो है लेकिन इस एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, जो समानता की जो इक्वालिटी की जो पहचान है वो दूर दूर तक नहीं है, लोगों के बीच में बराबरी दूर दूर तक नहीं है। और अगर हम देखें तो हर समाज में, अभी हमने इंडिया के बारे में बात की या किसी और कंट्री के बारे में बात की, हर जगह इक्वालिटी को लेकर के काफी सारे इश्यूज हैं। Central to the issue, struggle for recognition of all person as equal and for their dignity to be mankind। और बेटा ये इक्वालिटी कब आ पाएगी? सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जब लोगों के मन में एक दूसरे के लिए डिग्निटी होगी, एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के, एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को मानेंगे वो लोग कि सबका सम्मान होता है और हमारा समाज ठीक होगा, तभी ये इक्वालिटी आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। ओके बेटा, समझ आया आपको? यस मैम। कैसे आएगी इक्वालिटी हमारे समाज में? यस रत्नेश? अनुभव आप बताइए बेटा, इक्वालिटी कैसे आएगी हमारे कंट्री में अगर हम चाहते हैं कि इक्वालिटी आ जाए हर तरीके से? क्या करना? मैम हमारे कंट्री में इक्वालिटी आएगी जब हर इंसान दूसरे इंसान को छोटा नहीं समझेगा, उसको बराबर समझेगा। बराबर समझेगा, वेरी गुड। यस अभिषेक आप बताइए। Ma'am, the equality will come when the person recognize the dignity or self-respect of other peoples and never discriminate to each other. वेरी गुड। यस उत्कर्ष बेटा आप बताइए, कैसे आएगी इक्वालिटी? मैम जब भी कोई व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करेगा तब इक्वालिटी आएगी। चलिए बेटा, एक कारण तो हो गया इक्वालिटी को दूर करने का कि हम सबके स्वाभिमान को समझे। बट बेटा आप सभी को फर्स्ट स्टोरी याद है हमारी, जो हमने सबसे पहली स्टोरी पढ़ी थी चैप्टर की स्टार्टिंग में? Yes, ma'am. यस मैम। वो Yes, ma'am. बाकी लोगों के इक्वल क्यों नहीं है? उसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इक्वल नहीं है बाकी लोगों से। उसका क्या कारण था बेटा?
यस बेटा, हमने स्टार्टिंग करी थी ना कांता की स्टोरी के साथ। कांता के यस साथ मैम। उसने भेदभाव नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो लोगों के बराबर नहीं है, उसको बाकी लोगों के बराबर अधिकार नहीं मिल रहे। तो इसका क्या कारण था? मैटर यस अभिषेक। मैम बिकॉज ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन इन द सोसाइटी। यस गौरव, आप बताइए। मैं उसकी समाज में पहचान नहीं थी। उसकी समाज में मैं पहचान बेटा, उसकी जो मैं और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी गरीबी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो अगर अब इक्वालिटी को हम लाना चाहते हैं इक्वल लेवल पे, तो क्या किया जाना चाहिए? क्या समाज इक्वल हो सकता है इकोनॉमिकली? सभी लोग बराबर हो सकते हैं इकोनॉमिकली? स्टेटस सबका इक्वल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नो मैम। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस मैम। लेकिन फिर भी इसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? यस मैम। जो ये गरीब लोग हैं ना, इनके भी लिए कुछ ऐसे काम स्टार्ट करना चाहिए सरकार को कि ये लोग भी वो काम करके अपनी आजीविका कमा सके। जैसे भी बेटा हमने मिड डे मील में डिस्कस किया था कि जो दलित वुमेन है उनको कास्ट किया गया था खाना प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को खाना बांटने के लिए। तो वहां यस पर मैम। उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया गया, उन्हें मतलब वो बेरोजगार नहीं रहे, नौकरी मिल गई। तो वहां पर उनकी ये परेशानी सॉल्व हो गई। तो इसी टाइप के कुछ और स्टेप उठाए जाने चाहिए ताकि ये जो पुअरली वीक पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, ये भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके, इनका भी स्टेटस बाकी लोगों के बराबर आ सके। ओके बेटा, समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। तो इक्वालिटी लाने के लिए लोगों का नजरिया भी बदलना है। दूसरा, जो गरीब लोग हैं उनको ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए कि वो लोग कुछ कमा सके और अपने आप को दूसरों के बराबर समझे। ऐसा ना समझे कि हम तो गरीब हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ओके बेटा, यस मैम। यस जब मैम। आगे देखते हैं, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया। अब बेटा आपकी जो ये पूरी बुक है, इसमें हम इक्वालिटी के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो इक्वालिटी है वो हमारे डेली लाइफ को किस तरह प्रभावित करती है हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में। एंड आगे एज यू रीड दिस चैप्टर, जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। तो हमें ये भी सोचना है कि क्या लोगों ने पहले से चेंज किया है, क्या अब लोग दूसरे के सम्मान को समझने लगे हैं, मानने लगे हैं। ओके बेटा, यस मैम। आगे आने वाले यस chapter मैम। उसमें भी हमें इक्वालिटी के बारे में ही पढ़ना है। बेटा आज जितना पढ़ा वो समझ आया सभी को? यस यस मैम। मैम। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अभी हम एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट होगा। ओके बेटा, यस मैम। आज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आज या बेटा मैं कल तक आपको सेंड कर दूंगी और आपको उन्हें लर्न करना है और उनको अपनी नोटबुक में रिटर्न मतलब आपको कॉपी करना है, लिखना है। ओके यस मैम। यस मैम। अब बेटा आज का आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर के नोट्स रेडी करेंगे। जितना आपने पढ़ा है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। ओके, यस मैम। तो ये सभी सबमिट करेंगे। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ आया हो या कोई हेल्प No, चाहिए हो? नो मैम। यस बेटा, कर लेंगे सभी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और बेटा आपको नोट्स रेडी करने हैं बट कॉपी नहीं करना है किसी का भी। सबका मुझे नोट्स, किसी के भी नोट्स सेम नहीं मिलने चाहिए। यस मैम। ओके, आप खुद से रेडी करेंगे। बेटा उत्कर्ष समझ आया आज जो भी पढ़ाया गया है? मैम। अलका आपको समझ आया बेटा? मैम। यस गौरव, बेटा आपको समझ आया?
यस मैम। मुस्कान, आप नोट्स रेडी कर लेंगे बेटा? यस मैम। किसी को कोई हेल्प चाहिए बेटा किसी भी टाइप की? नो मैम। चलिए ठीक है, फिर आज का जो आपका होमवर्क है आप सभी अपने नोट्स रेडी करेंगे इस चैप्टर के, और बाकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। मैं आपको नोट्स सेंड करूंगी और आपको वो लर्न करना है। ओके? यस मैम। यस मैम। यस प्राची बेटा, आपको समझ आया? यस मैम। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, गुड बाय Yes, ma'am. एवरीवन। Goodbye, ma'am. गुड बाय मैम।